ली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। प्रकृति सुकुमार, छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां प्रकृति की स्मृति को तरोताजा कर देती हैं। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज हर घर पाठशाला में आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वो है हमारी क्रमशः जो कविता हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं संध्या के बाद की अंतिम 4 काव्यांश, काव्यांश नंबर 13, 14, 15 और 16। तो हम बच्चों आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित प्रकृति सुकुमार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह ग्राम्य से संध्या के बाद कविता से अवतरित है। कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश कवि ने दिया है। कवि बनिए के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें गरीबी ना हो एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ का बंटवारा हो। तो बच्चों ये प्रसंग हमारी इन जो 4 काव्यांश है इन सब के लिए यही लागू रहेगा। पहला काव्यांश, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए है किसने उसकी, जीवन उन्नति के सब साधन। क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कवि बनिए के माध्यम से जो है यहाँ पर कहता है, बनिया जो है वो अपनी दुकान में बैठा ठंड में ठिठुर रहा है, लेकिन उस लैंप की लो में जो घुल मिलकर एक सपने में खो गया है। अब उसी बात को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए क्या कहता है, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। वह कहता है कि जिस प्रकार शहर में रहने वाले जो लाले हैं, महाजन हैं, बनिए हैं, वह उनकी तरह क्यों बड़ा नहीं बन जाता, क्यों साहूकार नहीं बन जाता। रोक दिए है किसने उसकी, जीवन उन्नति के सब साधन। ऐसी कौन सी बात है जिसने उसकी जीवन में उन्नति के इन साधनों को रोक रखा है। बड़ा बनने के उसके मार्ग में कौन सी बाधा है। क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की हो कुछ परिवर्तन। आगे बनिया सोचता है, कहता है कि क्या ये संभव नहीं है कि पूरे संसार की, पूरे विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कर्म और गुण के आधार पर जो है संपत्ति का बंटवारा हो, एक समान सबको जो है आय व्यय के हिसाब से जो है वो धन प्राप्त हो। तो इसकी पंक्तियां यहाँ पर भी दी गई है बच्चों, हम इनको देखते हैं। व्याख्या है इसमें, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कस्बे की छोटी सी दुकान चलाने वाला लाला या बनिया सोच रहा है कि वह भी शहर के बनिए की तरह उन्नति करते हुए धनवान साहूकार क्यों नहीं बन जाता। उसके जीवन की उन्नति के मार्ग एवं साधन किसने रोक रखे हैं। कवि के कहने का भाव यह है
कि समाज में समता लाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस कारण से कस्बों में रहने वाले निर्धन लोग शहरी लोगों की तरह उन्नति क्यों नहीं कर पाते। साथ ही वो कौन से लोग हैं जो उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। कवि के अनुसार बनिया सोचता है कि क्या संसार की व्यवस्था में बदलाव होना संभव नहीं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि संपूर्ण आमदनी और खर्च का बंटवारा मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर किया जाए। बनिया सोचता है विश्व की वर्तमान आर्थिक विषमता की स्थिति में बदलाव आवश्यक है। संपत्ति का वितरण लोगों के कर्म और उनके अनुसार होना चाहिए। तो बच्चों, इस काव्यांश के कुछ अर्थ भी हैं। जैसे महाजन, महाजन होता है साहूकार, व्यवस्था जो है प्रबंध, सकल, संपूर्ण, वितरण, बंटवारा। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आगे देखते हैं इस काव्यांश का जो विशेष है वो क्या रहेगा। विशेष में कवि कहता है इन पंक्तियों में कवि ने संसार में फैली विषम व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा प्रबल रूप से जो है उसकी मुखरित हुई है। यानी कि विषम जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए जो आवाज जो है कवि की वो प्रबल रूप से जो मुखरित हुई है। भाषा सरल, सहज, सरस एवं प्रभावमयी है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। पंक्तियों में ओज गुण की प्रधानता है। सब साधन में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने भावों को सशक्त बना दिया है। और यहाँ पर बच्चों कवि का जो है समाजवादी स्वर भी मुखरित हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला काव्यांश देखते हैं। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपने अपने सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंकते जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग का, मिलकर भोज करे जीवन का। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। अब बनिया जो है वो क्या सोच रहा है, उस समय स्थिति क्या है, वहां बस्ती की जो है वहां वातावरण कैसा है। घुसे ग्रौंदों में मिट्टी के, सभी लोग उस बस्ती के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने मिट्टी से बने हुए, खपरों से बने हुए घरों में जो है वो चले गए हैं। और बनिया सोचता है क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, कि सामूहिक रूप से जो सबका विकास हो जाए, सबका जीवन जो है अच्छे तरीके से चले। मिलकर निर्माण, मिलकर जन निर्माण करे जग का, सारे लोग मिलकर जो है विश्व का निर्माण करे, सब लोग संपन्न हो जाएं मिलकर। और जो भी कुछ उससे आए हो, जो भी कुछ कमाई से जो आय के साधन बने, मिलकर भोज करे जीवन का। और उसका जो भोज है यानी कि उसका जो उपभोग है वो सब लोग मिलकर करें। किसी एक को जो है वो आय जो है या संपत्ति जो है एक को ना मिले, यानी सबको बराबर भाग में मिले। जन विमुक्त हो जन शोषण से, यानी कि जो आज के समय में इस व्यवस्था में आदमी आदमी का शोषण कर रहा है, उससे जो सब लोग जो है वो मुक्त हो जाएं, उनको मुक्ति मिल जाए, कोई किसी का शोषण ना करे। वो समाज अधिकारी धन का, और पूरा समाज जो है वो धन का अधिकार रखे, यानी कि धन उनको प्राप्त हो, सबको बराबर धन प्राप्त हो। तो इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, ये देख लेते हैं बच्चों। घरौंदो घरों, घरौंदे घरौंदे होता है घर में, जन होता है लोग, विमुक्त आजाद, और जन जन शोषण सर्वसाधारण का शोषण, यानी कि व्यक्ति के द्वारा शोषण। अब इसकी पंक्तियां हैं बच्चों आगे, इसकी व्याख्या यहाँ पर भी दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। कवि कहता है कि अपनी छोटी सी दुकान में बैठा बनिया सोच रहा है कि सभी लोग मिट्टी के बने अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं, रहते हुए केवल अपने अपने हित के बारे में
सोचते हैं, अर्थात उनकी इच्छा अपने व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे लोगों के मन सामूहिक रूप से जीने की भावना उनमें उत्पन्न हो जाए? कवि का कहने का भाव यह है कि व्यक्तिगत हित के स्थान पर संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना जन जन में विकसित हो। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे समाज के सारे लोग मिलकर विश्व निर्माण करें और सभी मिलजुल कर समान रूप से जीवन के सुखों का उपभोग करें, जन सामान्य का शोषण रुक जाए और आम आदमी इस बंधन से मुक्त हो जाए, संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार हो तथा धन संपत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो। तो बच्चों, यहाँ पर ये कुछ व्याख्या थी इसकी। अब इसके विशेष को देखते हैं। विशेष में बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में जन सामान्य के प्रति कवि की संवेदना प्रबल रूप से प्रकट हुई है। अपनी अपनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल सहज एवं प्रभावमयी है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, काव्यांश में ओज गुण की प्रधानता है, घुसे ग्रौंदों सब में सामूहिक में अनुप्रास अलंकार है, प्रश्नात्मक शैली के कारण काव्यांश में जो है प्रबलता प्रदान हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर एक दूसरा जो काव्यांश था इसका विशेष और व्याख्या हमने देखा, शब्दार्थ भी देखे। अब अगले काव्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। दरिद्रता पापों की जननी, मीटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं थोड़े। ताप, ताप होता है बच्चों कष्ट, अधिवास होता है घर, वसन बस्तर, परिपाटी धरोहर, क्लेश पीड़ा, श्रम मेहनत। तो ये कुछ कठिन शब्द थे, इसके अर्थ हमने देखे। अब इसमें इसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। दरिद्रता पापों की जननी, मीटे जनों के पाप ताप भय। अब बनिया जो है वो सोच रहा है, सपने में खोया हुआ जो है वो क्या सोचता है कि ये जो जितने भी पाप या शोषण होते हैं समाज में, ये गरीबी के कारण होते हैं। मिटे जनों के पाप ताप भय, बोलते ये जो है सब लोगों के पाप ताप और भय, यानी कि सब लोग इससे मुक्त हो जाएं। सुंदर हो अधिवास, सबके लिए अच्छा घर हो, वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र हो तन पर, और पशु पर फिर मानव की जय, यानी कि पशुता पर फिर मानवता की विजय हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, यदि एक अकेला व्यक्ति जो है वो विश्व की धरोहर नहीं है। दोषी जन के दुख क्लेश की, दोषी जन के दुख क्लेश की, ये जो दुख क्लेश का जो कारण है, ये जो समान रूप से वितरण नहीं है, इसी कारण से है। जन का श्रम जन में बंट जाए, यानी कि जो व्यक्ति कुछ भी कमाए, कुछ भी आय का साधन उनके पास हो, वो सब में बराबर रूप से बंट जाए, यानी कि प्रजा सुखी हो देश देश की। इससे जो है हर देश की जो जनता है वो सुखी हो। यहाँ पे देखते हैं हम, कवि के अनुसार बनिया सोच रहा है कि निर्धनता ही सारे पापों की जननी है, अर्थात दुनिया में जो भी पाप होते हैं उनका मूल कारण गरीबी ही है। लोगों के पाप कष्ट डर आदि सब मिट जाएं तथा सभी को सुंदर घर, शरीर पर बस्तर, जीने के लिए अनाज प्राप्त हो तथा पशुता पर मानवता की विजय हो सकती है। कवि के कहने का भाव यह है
कि जब सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगेगी, तभी विश्व में सच्ची मानवता आ सकेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सर्वत्र पशुता का ही साम्राज्य होगा। यदि सर्वसाधारण के श्रम का लाभ सभी लोगों में ठीक प्रकार से बांट दिया जाए तो हर देश की जनता सुखी हो जाएगी। इस प्रकार श्रम एवं धन के उचित विभाजन के द्वारा ही संसार के हर व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त हो सकेगी। अब इसका विशेष देखते हैं बच्चों। इस काव्यांश में कवि के समाजवादी विचारधारा की झलक जो है दिखाई देती है। पशु पर में अनुप्रास अलंकार है, देश देश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल सहज एवं प्रभावमयी है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो इस प्रकार बच्चों इस काव्यांश का हमने व्याख्या, कठिन शब्द और विशेष देखा हमने यहाँ पे। अब आगे चलते हैं अगले काव्यांश में। टूट गया वह स्वप्न बनिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुग्गू डालों पर, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। अब यहाँ पर बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। बनिक, बनिक होता है बनिया, डंडी मारना, कम सौदा तोलना, घुग्गू यानी कि उल्लू, अलस अलसाया हुआ। अब यहाँ पर क्या बोलता है, अब बनिया जो है सपने में खोया हुआ है, लेकिन टूट गया वह स्वप्न बनिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने। अचानक एक बुढ़िया जो है उस दुकान पे आधा पाव आटा लेने आती है, और जब वो बनिया को आवाज लगाती है तो उसका जो सपन था वो टूट गया, यानी कि सपने से वो बाहर आ गया। और फिर आटा तोलने के लिए उसने क्या किया, जब बुढ़िया को उसने आटा दिया, लो लाला ने फिर डंडी मारी। यहाँ पर डंडी मारी मतलब उसको, बुढ़िया को जो है कम आटा जो है वो तोल कर दे दिया। यहाँ पर अब एक बात बच्चों देखने में आती है कि हम सोच तो सकते हैं कि सामाजिक रूप से सबका जो है बराबर भागीदारी हो, आय व्यय का वितरण सब में समान रूप से हो, और कोई व्यक्ति एक बड़ा महान ना हो, दूसरा गरीब ना हो, सब जो है एक बराबर रहे। लेकिन ये जो जब उसके अपने समर्पण की बात आती है, अपने उसकी बारी आती है, तो वो फिर उसका व्यक्तिगत हित जो है सामने आ जाता है। जिस प्रकार अब बनिया सोच रहा था, समाज के हित की बात सोच रहा था, आय व्यय का सब में बराबर हो, प्रजा, पूरे देश की जो प्रजा सुखी हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन जब आटा बुढ़िया को देने की बात आई तो फिर उसने वहां पर बेईमानी कर दी। यानी कि फिर इस तरीके से सोचना आसान है, लेकिन करना जो है कठिन होता है। उस समय क्या होता है, चीख उठा गुग्गू डालों पर, और फिर अचानक जो है जब बनिए की सुध जो है वापस आ जाती है तो देखता है कि कोई डाल के ऊपर जो है उल्लू बोलने लगा है। लोगों ने पट दिए द्वार पर, और उस गहरी रात में जो है, रात गहरा गहरा रही है और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, और उस समय निगल रहा बस्ती को धीरे धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। और सब लोग जो है निद्रा में डूब रहे हैं, और इस प्रकार डूब रहे हैं, इस प्रकार जिस प्रकार कोई अजगर जो है एक जीव को निगल रहा होता है, अपने अंदर निगल रहा, उस प्रकार जो है वो बस्ती में सारे लोग जो थे वो निद्रा में सुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, कवि कहता है कि बनिया जन सामान्य की सुख समृद्धि के उपायों के बारे में सोच ही रहा था कि आधा पाव आटा खरीदने के लिए एक बुढ़िया बेचारी आ गई। बनिए की कल्पना भंग हो गई, वह सपनों की दुनिया से वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। उसने आटा तौलते हुए तराजू की डंडी टेढ़ी कर दी और बुढ़िया को कम आटा तौल दिया। कवि के कहने का यहाँ पर भाव क्या है कि लोग स्वयं तो शोषण से मुक्ति चाहते हैं, परंतु अवसर मिलने पर दूसरों का शोषण करने से बाज नहीं आते। उस समय
डालों के बीच में बैठा हुआ उल्लू बोल उठा, अर्थात रात जो है वो गहराने लगी। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। अलसाई हुई गहरी नींद धीरे धीरे बस्ती को निगलने लगी, जैसे कोई अजगर किसी जीव को निगल रहा हो। तो बच्चों, यहाँ पर इसकी व्याख्या थी। अब हम विशेष में चलते हैं। विशेष में क्या है बच्चों? इन पंक्तियों में कभी कभी नहीं, इन पंक्तियों में कभी नहीं इस तथ्य को चित्रित किया है कि शोषण से जन सामान्य की मुक्ति की कल्पना करना सरल है, परंतु उसे यथार्थ रूप के देने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना अत्यंत कठिन है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभावमयी है। बुढ़िया बेचारी लेने लो लाला में अनुप्रास अलंकार है। निगल रहा, यहाँ पर यहाँ देखिए, निगल रहा बस्ती को धीरे धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर में रूपक अलंकार है, यानी कि निद्रा का अजगर, निद्रा रूपी अजगर। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उल्लू की चीख को रात के गहराने के प्रतीक के रूप में जो है वो चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों ये काव्यांश थे हमारे, जिनकी हमने पहले उनका प्रसंग देखा, उसके बाद एक एक काव्यांश की जो है व्याख्या और विशेष कठिन शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अब आगे कुछ प्रश्न जो है उनको देख लेते हैं। सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है? यहाँ पर सामाजिक समानता की छवि की कल्पना इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है कि कर्म तथा गुण के समान ही सकल आय व्यय का वितरण होना चाहिए। सामूहिक जीवन का निर्माण किया जाए। सब मिलकर नए संसार का निर्माण करें। सब मिलकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करें। समाज को धन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। सभी व्याप्त वस्त्र, भोजन और आवास के अधिकारी हों। श्रम सब में समान रूप से बंटे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत करता है? इस पंक्ति में कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहां का वितरण मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को उसके गुणों और कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य मिलेगा। इससे आय का सही प्रकार से बंटवारा हो सकेगा। यह समाजवाद के गुण है जिसमें किसी एक वर्ग का आय व्यय पर अधिकार नहीं होता है। सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे जो संध्या के बाद कविता जो है अब यहाँ पर ये समाप्त होती है। अब इसी के साथ हम अब इसको यहाँ पर समाप्त करते हुए अब अगले अंक में, हरघर पाठशाला के अगले अंक में फिर पुनः मिलेंगे। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।